अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे तौहीन पार्लियामेंट का कानून मंजूर हो गया है, उसके हवाले से बात करेंगे कि कौन उसके ज़ुमरे में आएगा। क्या आप आइंदा से कोई पार्लियामेंट के हवाले से या पार्लियामेंटेरियन के हवाले से कितनी बात कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि किसको कितनी तनख्वाह मिलती है, वज़ीर आज़म को, चीफ़ जस्टिस को, बाकी जो लोग हैं वज़रा, MNAs, उन सब के बारे में बात होगी एजाज सईद साहब से। एजाज साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, ये जो बिल है वो पास हुआ है उन अफराद के लिए, उन हुकूमती और रियासती हुकाम के लिए जो पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकब हों, और इसमें जजेस भी शामिल होते हैं। अच्छा, जी। तो अवाम को इजाज़त है? नहीं, अवाम तो अवाम है ना, अवाम की तो पार्लियामेंट है ना। नहीं नहीं, पार्लियामेंट है लेकिन तौहीन तो कर सकते हैं ना। अवाम अपनी राय दे सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते। कानून क्या है, पहले कानून सुन लीजिए। ठीक है, कानून ये है कि कोई भी शख्स जो हुकूमत का या रियासत का, रियासत में, और रियासत में अवाम भी आते हैं शामिल। ठीक है, तो रियासती अहदेदार हो, हुकूमती अहदेदार हो, वो अगर पार्लियामेंट की तौहीन करेगा तो एक पार्लियामेंट की 24 रुकनी कमेटी होगी, जो जिसमें सेनेट के भी अरकान होंगे, कौमी असम्बली के भी अरकान होंगे। वज़ीर आज़म भी नॉमिनेशंस देगा इसमें, स्पीकर कौमी असम्बली भी नॉमिनेशन देगा, और स्पीकर जो चेयरमैन सेनेट है वो भी नॉमिनेशन देगा। 24 अरकान होंगे, वो इस पर कार्रवाई करेंगे, किसी को भी तलब कर सकेंगे। और ये कानून जो है, या ये सज़ा अगर वो साबित हो जाती है कि उसने पार्लियामेंट की तौहीन की है, तो ये किसी भी अदालत में चैलेंजेबल नहीं होगी। 6 माह कैद होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये है मोटी इस बात की। अच्छा, इसका मतलब है कि आम लोग उसमें शामिल नहीं होते, जो हुकूमती जो ओहदेदार होंगे, कोई रियासती ओहदेदार या हुकूमती ओहदेदार, वो उसमें शामिल हैं। जी, अभी तो चूँकि ये एक ऐवान ने पास किया है, सेनेट में वो कमेटी में था, अभी तो पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे इसे पास करना है, सदर ने इस पर दस्तखत करने हैं, तो हो सकता है आगे जाके कोई अमेंडमेंट भी बीच में आ जाए। तो अभी तो यही है। तौहीन को उन्होंने कोई डिफ़ाइन किया है? तौहीन को डिफाइन नहीं किया हुआ। तौहीन तो वही है जो पहले से मौजूद है, जो कवानीन में मौजूद है। तौहीन के कवानीन मौजूद है ना, डेफामेशन के भी, डिसरिस्पेक्ट के भी कवानीन मौजूद है। आर्मी की तौहीन का भी कानून मौजूद है। पार्लियामेंट जजेस की तौहीन का भी कानून मौजूद है। ये पहले से मौजूद है। कासम नून साहब थे जो कि जिन्होंने ये कानून पेश किया था, और उसके बाद पार्लियामेंट ने इसे, इसकी शिकवार मंजूरी दी। इसमें मजमूई तौर पर तो किसी ने मुखालफत नहीं की, लेकिन ओवरऑल यही अरकान कौमी असम्बली का ख्याल था कि ये अच्छा कानून है, और इसका इतलाक़ होना चाहिए। ये जो अक्सरियत लोगों की राय थी, किसी डाइसेंटिंग को काबिल ज़िक्र डाइसेंट नहीं देखा गया। लेकिन चीमा साहब, राय दे दूँ आगे, या राय हाँ। आप दें? पहले राय आप दें, मैं बाद में। मेरे तो ख्याल में ये कानून ठीक नहीं है। हम्म, आप अपनी राय दें, मैं बाद में। आपकी क्या राय है? चीमा साहब, मेरा ये ख्याल है कि किसी भी अदारे की इज़्ज़त और तकरीम जो है, वो कानून के ज़रिए पाबंद नहीं की जा सकती। कि आप कानून बना दिया जाए कि जी उमर चीमा साहब की इज़्ज़त करनी है, या पार्लियामेंट की इज़्ज़त करनी है, पार्लियामेंट की तौहीन करेंगे तो। अब कानून तो मिलिट्री का भी, मिलिट्री के बारे में भी मौजूद है, जजेस के बारे में भी मौजूद है, तौहीन अदालत का कानून भी मौजूद है, मिलिट्री के हवाले से भी मौजूद है। फिर हमारे आइन में 1973 का जो आइन है, उसका आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि आप किसी के बारे में भी आज़ादी से राय का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन आप 3 चीज़ों के बारे में राय नहीं दे सकते, यानी कि मनफी राय नहीं दे सकते। उसमें मज़हब है नंबर 1, इस्लाम के हवाले से बात की गई है। फिर 2 दूसरी जो चीज़ें, उसमें एक अदलिया है और दूसरी आर्मी है। इन 3 चीज़ों का तज़किरा है आइन के आर्टिकल 19 में। मतलब ये है कि इन तीनों की आपने इज़्ज़त करनी है। मज़हब का तो मामला ही बड़ा सेंसिटिव है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अदलिया का तो आइन में लिखा हुआ है कि इसकी तौहीन नहीं करनी, सज़ा भी है, लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं। आइन ही में मैंने रेफरेंस दे दिया, आप फ़ौज का भी है। तो क्या आज अदलिया की इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है? जलसे हो रहे हैं, और जलसों में चीफ जस्टिस का नाम लेकर उनकी तौहीन की जा रही है। लोग जब निकल आके करें, फिर आर्मी के साथ जो कुछ किया गया है, आपने देखा ओवर द टाइम्स। ये नहीं है कि अदलिया के साथ ठीक हुआ है, लेकिन अदलिया ने भी जो कुछ रोल प्ले किया, वो भी तो कोई 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 तारीखी या मिसाली नहीं है, तारीफ़ी नहीं है। तारीफी नहीं है। और हमारी हिस्ट्री में जो फौज का रोल रहा है, वो भी कोई तारीफी नहीं है, और लोग तनकीद करते रहे, आप और मैं भी तनकीद करते रहे।
अदलिया पे भी तनकीद करते रहे आप, फ़ौज में भी करते रहे हैं, मैं भी अदलिया और फ़ौज पे करता रहा और हमारे बहुत सारे दोस्त करते रहे। तो इशू ये है कि क़वानीन की तश्कील से इज़्ज़त नहीं बनती। असल बात ये मेरे है ख्याल कि कानून जो है ना वो फंसाने के लिए हैं कि आपने अगर किसी को पकड़ना हो तो कानून का आप हवाला दे सकते हैं। ठीक बाकी ये है कि इज़्ज़त आपके अपने किरदार से ही होती है। ठीक बात, अगर आप अच्छा किरदार अपना अदा कर रहे हैं तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, बिल्कुल ठीक। अदरवाइज़ लोग आपसे डरेंगे, यानी कि वो इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी खामोशी जो है उसको इज़्ज़त तसव्वुर ना किया जाए, ये उनका डरना तसव्वुर किया जाए कि वो 6 माह की सज़ा और जो 10 लाख जुर्माना है उससे डरेंगे। तो मेरे ख्याल है कि इसमें जो पार्लियामेंट है उसने अपने आप को एक जुडिशरी के बराबर लाने की कोशिश की है इस हवाले से, तौहीन के हवाले से, कि या अगर कल कभी किसी जज साहब को पकड़ना पड़ गया तो उनको, हमारे पास भी कोई ना कोई एक टूल ज़रूर मौजूद होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम उनको ले आएँ इधर। तो बाकी अब यह है कि मुझे नहीं आइडिया कि इसके लिए कोई आइनी तरमीम की भी ज़रूरत होगी कि नहीं, क्योंकि जो जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया है कि जो फ़ौज है और अदलिया है इसका तो ज़िक्र उधर है, या शायद ये कोई तशरीह निकालेंगे जी कि पार्लियामान को चूँकि सुप्रीम करार दिया गया है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में करार दिया गया, लिहाजा उसकी जो तौहीन है वो उसको सख्ती से निपटा जाएगा, यानी कि इस अदारे के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश नहीं दी जाएगी। तो एजाज़ ये वैसे ओवरऑल इस तरह के कानून होने तो नहीं चाहिए, लेकिन बदनसीबी से सूरत हाल इतनी बदल रही है कि दो साइड जो हैं वो एक एक्सट्रीम पर ही जा रही हैं। अगर आप एक साइड पे लोग जो हैं उनको चोर डाकू कहेंगे तो वो मेरे ख्याल है ये वेपन अपना इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ जो उनके पास पहले नहीं है, कि अगर कल इमरान खान दोबारा कहेंगे कि चोर डाकू जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो वो उनको बुला लेंगे, कोई इस तरह का कर लेंगे। तो बाकी जो है दूसरा जो पॉइंट है हमारा तनख्वाहों तनख्वाहों के का, हवाले से। तनख्वाहें जी मतलब बहुत हाँ। अहम मामला है, आपका और मेरा भी तनख्वाहें बहुत बड़ा हम्म, मसला है। चीमा साहब, नूर आलम खान है, आपको पता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़रा नित नए जो इश्यूज़ हैं वो छेड़ते रहते हैं। तो नूर आलम खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब की थी कोई तफसीलात, हम्म, तो वो तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं। उसमें एक तफसील नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं बाद में, लेकिन पहले जो तफसीलात आई हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो तफसीलात आई हैं तनख्वाहों के वाले से पता ये चला कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कोई भी उमर अता बंदयाल हों, इफ्तिखार चौधरी हों, नेम एनीबडी, उनकी तनख्वाह माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा है एज़ पर टुडे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तनख्वाह है वो सदर से भी ज़्यादा है, वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा है, वज़रा से भी ज़्यादा है। हम्म, उनकी तनख्वाह है जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 15,27,399 रुपये मुबलग, ठीक है। फिर जो नूर आलम खान साहब ने बाकी लोगों की भी मंगवाई थी, उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 14,70,000 रुपये है, ठीक है। सही है। फिर सदर पाकिस्तान की तनख्वाह देखें ना, जो सदर पाकिस्तान है वो यूनिटी को इजहार करते हैं चारों सूबों की, पूरे मुल्क की, सिंबल हैं, सुप्रीम कमांडर भी हमारी फ़ौज के, मुसल्ह अफवाज के। तो सदर पाकिस्तान की तनख्वाह चीमा साहब 8,96,550 रुपये है, कमो बेश आदि। फिर वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2,01,574 रुपये है। वफाकी वज़रा की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आज़म ज़्यादा, की कितनी है? 2,01,574 रुपये। शाही वज़ीर आज़म से ज़्यादा तो आपकी तनख्वाह है। चीमा साहब, हाँ, अब इस पे मज़ीद अगर बात करेंगे तो फिर चीमा ये साहब, बात चल पड़ेगी कि फिर आपकी तनख्वाह पे भी आ हम में जाएगी। से किसकी तनख्वाह ज़्यादा है और कम है, लिहाजा उस प्लीज़ साइड पे नहीं जाना। आप मुझ हाँ पे अटैक करके हाँ अब खुद जो है ना आप जा रहे हैं। नहीं नहीं लेकिन नहीं, देखें आपके ख्याल में वज़ीर आज़म की तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं? ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह जितना आप समझते हैं ना कि आपकी तनख्वाह होनी चाहिए एक MNA की भी उतनी तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है। नहीं चीमा साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं वो तनख्वाहों के लिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए, वो तो पावर के लिए आए हैं, और पावर से माशाल्लाह अक्सर इतने पैसे जनरेट हो सकते हैं शायद, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि जो उनके पास जवाज़ है ना हम्म, वो ख़त्म होना चाहिए कि अगर कल कोई गरीब आदमी भी वज़ीर आज़म बन जी सकता है। ठीक बात। एक तो हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स करना इतना एक्सपेंसिव बिजनेस है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर जी ठीक सकते। है। दूसरा इट्स ये है कि वर्ल्ड अगर, वाइड यार हाँ, चीमा साहब, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, नहीं इट्स वर्ल्ड शायद वाइड। देखें तो ना, ये डेमोक्रेसी को ना पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है डॉलर डेमोक्रेसी। हम्म, क्यों कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि जो जो है ना पॉलिटिक्स, ये इस चीज़ का नाम है जिसमें आप अमीरों से पैसे लेते हैं और गरीबों से वादा नहीं, यानी कि जिसमें
आप अमीरों से पैसे लेते हैं, गरीबों से वोट लेते हैं, और उसके जवाब में आप ये करते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से बचाएंगे। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2,01,574 रुपये है। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 3,38,000 रुपये है। अब तो वज़ीर-ए-आज़म जेलस फील होते होंगे अपने वज़रा से। 3,38,000? हाँ, 38,000 रुपये। ये फिर क्या ग्रेड हुआ? ये ग्रेड कैसे हो सकता अब है? पता नहीं हुआ है कुछ। ग्रेड बाई वो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म के अलाउंसेस ज़्यादा हो जाते होंगे ना, तो अलाउंसेस अगर शामिल करेंगे तो वो और भी हो जाएगी। अच्छा, ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाह है 5,91,000 रुपये। फिर अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह है 1,88,000 रुपये। ठीक है, ये तो तनख्वाहें चीमा साहब इन लोगों की जो आपने और मैंने जिक्र की है। लेकिन एक तनख्वाह तो नहीं आई, पूछे कौन सी? आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ की भी नहीं आई। चेयरमैन जो हैं हमारे चीमा साहब, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी भी नहीं आई। कोर कमांडर्स की तनख्वाह, शायद तनख्वाह वैसे उनकी ज़्यादा नहीं होती। तनख्वाह मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आर्मी चीफ की तनख्वाह भी आपसे कम होगी। लेकिन मसला ये है नहीं आपसे, यानी कि आपसे नहीं, ये मैं और बात, और मेरी तनख्वाह आपसे कम है। नहीं मेरी ये नहीं, ये बात नहीं, नहीं, वो हो, ये बात नहीं हो रही यार। और इस तरह की बातें नहीं करते कि भाई किसकी तनख्वाह कम है। यार ये क्या यार, ये देखें, बात ये है कि मेरा जो पॉइंट है वो ज़रा डिफरेंट है। वो ये है कि आप रंगीन जराबों के अलावा कुछ नहीं ले सके, कि इतनी ज़्यादा तनख्वाहें होने के अलावा। मैं हालांकि पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी जराबें कभी आपसे, मैं कहीं बर्तरी ले जाऊँ, लेकिन मुझे हर दफ़ा मुझे इधर आके तस्लीम करना पड़ता है अपनी शिकस्त को। तो जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि तन्हाई कम है, इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये लोग तनहाओं के लिए ये, या इस सौदे में जो अट्रैक्शन है वो ये नहीं कि मैं इतनी तनख्वाह मेरी हो जाएगी और मैं अपना को फलां कर्जा उतार लूँगा या कोई कमेटी डाल लूँगा, इसलिए तो वो नहीं बनते। अच्छा चीमा साहब, मैं ना कता कलामी, मैं ना जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी तो हमारे एक दोस्त हैं, वो फ़ुटबॉल के लिए बड़ा काम करते हैं। अक्सर मुझे कहते रहते हैं और मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि मैं फ़ुटबॉल के लिए आप और मैं हम आवाज़ नहीं उठा पाए प्रॉपरली पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए। और सबसे सस्ती खेल भी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है इसको उजागर करने की। क्रिकेट तो बड़ी महंगा शौक़ है ना, या बाकी हॉकी भी बड़ा महंगा शौक़ है, और बिलियर्ड खेलें तो वो भी एक अशराफिया के खेल है। जो क्रिकेट हॉकी जो है उसमें भी कोई ऐसा महंगा काम किट बड़ी महंगी है ना चीमा साहब। ग्राउंड आपके पास चाहिए बहुत बड़ा, फिर किट बड़ी महंगी है, महंगे बल्ले हैं, वो गेंदें बड़ी महंगी हैं अगर सही आपने क्रिकेट खेलनी है तो। अच्छा, जो गोल्फ है वो तो खेलती है इशराफिया है। ठीक है, तो तनख्वाहों का जो मामला हुआ ना, तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म और इनकी तनख्वाहों की बात करते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान जो फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसके जो कायम काम अभी चेयरमैन है, चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उनकी तनख्वाह है, हारून मलिक उनका नाम है, उनकी तनख्वाह है चीमा साहब 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपये। तो उन्होंने कहा मुझे शायद, फिर अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो फिर आप बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी कितनी तनख्वाह होगी? कितनी होगी वैसे? नहीं, ज़्यादा होगी नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता। 18 लाख से तो अच्छा, मुझे ये पता है कि लाहौर ग्रामर स्कूल के जो सरबरा गालबन थे, अब मुझे एग्जैक्ट वो सही याद नहीं, अगर मैं गलत हो जाऊँ तो मुझे कोई दुरुस्त भी कर सकता है, जो कोर्ट में अदालत में एक दफ़ा केस चला था, तो उसमें उनकी चीमा साहब सरबराह की तनख्वाह पता है कितनी थी? 80 लाख रुपये। कितने? 80 लाख रुपये। ठीक है, और लेकिन लाहौर ग्रामर स्कूल तो प्राइवेट है ना, वो नहीं वो ठीक है, लेकिन यार प्राइवेट तो है, लेकिन लोग तो आते हैं ना, मतलब लोगों से ही तनख्वाह लेते हैं ना। शायद आप अपने एंकर्स की बात कर लें, उनकी तो इतनी एंकर्स की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। तो क्या किया जाए, यानी कि हमें तो नहीं, हमारे साथ तो वो शेयर नहीं करेंगे। जी ऐसा ही ऐसा ही। तो लेकिन ढूंढना चाहिए चीमा साहब हम दोनों को, तो शौक में जिक्र करें हम। तो असल में बात यह है कि फिर वो कहेंगे जी कि हम जो है हम कोई पब्लिक मनी से नहीं ले रहे, टैक्स पेयर मनी हमारे पे इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, तो लेकिन आप देखें ना फुटबॉल की, अच्छा ये जो फुटबॉल वाले हैं ना चेयरमैन उनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी, ये फीफा वालों ने ये बनाई हुई थी, और इनका काम था सिर्फ 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने ना फुटबॉल फेडरेशन के। वो तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, वो इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे, और $50,000 गालबन उन्हें पर मंथ भी मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो उसके। तो चीमा साहब ये हाल है हमारे फुटबॉल का। तनख्वाहों का भी हिसाब देख लें, परफॉर्मेंस भी देख लो। और आपको पता है पिछले महीने 1-2 माह पहले कोई बांग्लादेश में कोई फुटबॉल खेलने, बांग्लादेश ने वीज़ा नहीं दिया हमारे खिलाड़ियों को, बांग्लादेश ने। तनख्वाहें देखें कितनी हैं,
काम आप परफॉर्मेंस देख लें, और गोइंग बैक, जंपिंग बैक टू द पॉइंट कि चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह देख लें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की देख शायद लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह, अगर इसके अलावा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं ना मिल रहा, जिसका मुझे शक होगा, जो आपके पास ओहदा होता है ना, आप वो ओहदा आपको इतना आपके गिर्द कैश जनरेट कर रहा होता है जी ठीक बात है। कि वो तनख्वाह आपका मेन कंसर्न नहीं होता, मेन कंसर्न आपका ओहदा होता है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आप इनकी जो है ना MNAs, इनकी भी तनख्वाह 20-20 लाख कर दें, लेकिन उसके बाद ये है कि आपके एंटी करप्शन लॉ स्ट्रांग होने चाहिए, लोगों के पास जवाज़ नहीं रहना चाहिए। हमें असल में फ़ील नहीं होता, हमारी तनख्वाह पे तवज्जो ज़्यादा होती है, लेकिन उस दौरान उन्हीं पोजीशन पे बैठे हुए लोग जितनी ज़्यादा करप्शन कर रहे या करप्शन उनके अंडर हो रही होती है, वो कहीं ज़्यादा होती है और हमारी एक सोच से भी ज़्यादा होती है। एजाज जो अमेरिका का सदर है, उसकी तनख्वाह जो सिंगापुर का चीफ एग्जेक्टिव है, यानी कि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, उससे कम है। सिंगापुर के चीफ एग्जेक्टिव तनख्वाह ज़्यादा है, और उनके जो वज़रा हैं उनकी जो तनख्वाह का म्यार है, उन्होंने अपना ये रखा हुआ है कि जो सिंगापुर के 1000 जो टॉप अर्नर्स हैं, यानी कि उनका वो एवरेज निकाल के तो उसके मुताबिक रखिए। ये लोगों का कंसर्न नहीं होना चाहिए। असल में हम उनसे तनख्वाह बचा रहे होते हैं और उस मद में वो करप्शन पे उन्होंने हाथ रखा होता नहीं, है। एक और भी बात है, हाँ, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि बहुत सारे लोग, ये शहबाज शरीफ साहब कहते रहे मैंने कभी 1 रुपया भी तनख्वाह में नहीं लिया, बयान देते हैं ना कि मैंने कभी 1 रुपया भी तनख्वाह में नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया भाई आपने तनख्वाह में? ऐसे ही है। और ये जो फ्री में काम कर रहे होते हैं ना, ये फ्री में काम नहीं कर रहे होते, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर ले रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, ये खाली शहबाज शरीफ की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, ये PTI के दौर में भी लोग थे कि जी हमने तो तनख्वाह नहीं ली, ये उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में जी हम तो बड़ी मामूली सी तनख्वाह है जी, लेकिन हम फिर भी मुल्क दिन रात जो है ना अवाम की खिदमत में, अवाम की खिदमत आपने हुकूमत में बैठ के करनी है। अच्छा एजाज, एक जगह पे आप भी थे, मैं भी था, हमने किसी का नाम नहीं लेना, ठीक है, तो हाँ मैं वाकई का जिक्र करना चाह रहा जी हूँ। ठीक है। आपको याद है कि कोई जो एक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जी हाँ उनके हवाले से किसी जगह बात हो रही थी और कोई कोई सरकारी अफसरान का जिक्र आया, और ये बात है आज से 10 साल पहले की, यानी कि जिधर वो काफ़ी जूनियर थे वो, ठीक और उस टाइम उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स है, यानी कि जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, ठीक है उनमें से 2 अफसरान ने V8 गाड़ियाँ ली। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो अब ज़रा इमेजिन करें ना कि एक जो सरकारी अफसर है, उसकी तनख्वाह अगर वो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन उसको जो ऊपर से वो पैसे बना रहा है उसको इन काइंड मिल रहे हैं, और लोग इस तरीके के साथ आपको मुतमिन करते हैं जी कि ये नहीं है, ये तो मेरा आपके साथ प्यार वाला मामला है, ये कोई सरकारी मामला नहीं है। और आगे जो है बंदा वो भी धोखा खाने को तैयार होता है जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है या आ रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, तो आप उसके लिए तैयार होते हैं कि कोई ना कोई एक जवाज़ उसका तलाश कर लें। और फिर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको पता चलता है, हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, और जो हम देखते हैं जी कि नहीं, इधर तो सब लोगों ने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं, तो अल्टीमेटली उस सारे अमल में अवाम ही सफ़र करती है। बिल्कुल ठीक है। तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत की है, तो नाजरीन आपने हमारा शो देखा है, उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। हमारे शो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, अच्छी या बुरी, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ कीजिए, और अगर आपने हमें मालूमात देनी है कोई, तो talkshock777@gmail.com पे हमें बराह रास्त मालूमात। अगर हमारे शो के बारे में भी कुछ ज़्यादा तनकीद शुरू होगी तो हम भी एक तौहीन शो का एक ला ले आएंगे। बहुत शुक्रिया जी।